आज 2 अक्टूबर का जो हमारा एडिटोरियल है वो हमारा एडिटोरियल है मालदीव्स में जो सरकार चेंज हुई है उसको लेके। और उस पे एडिटर साहब ने अपनी कुछ चिंताएं रखी हैं, देखने की कोशिश करते हैं। और हमारा टाइटल भी है चेंज इन मालदीव्स। मालदीव्स में जो गवर्नमेंट का चेंज हुआ है, यहाँ पे हमारा जो टाइटल बनता है वो बोलते हैं इंडिया मस्ट एंगेज। इंडिया को एंगेज होना चाहिए विद ए न्यू गवर्नमेंट। जो हमारी नई गवर्नमेंट है इन माले माले में जो आपकी मालदीव की राजधानी है। एंड डीपन टाइज। और हमें क्या करना चाहिए? टाइज को डीपन करना चाहिए। अगर हम देखें, टाई का मतलब जो हमारे संबंध है, जो हमारे रिश्ते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस देखते हैं। देखिए, डीप। डीप वर्ड जो है वो किस चीज का काम करता है? एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है गहरा। लेकिन डीप वर्ड के साथ क्या शामिल किया गया है? en। यानी कि ये जो सफिक्स लगा इसने इसको क्या बना दिया? आपका वर्ब बना दिया गया है। डीपन का मतलब गहरा करना। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखूं तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा एजुकेशन डीपेंस योर थॉट। मीन्स एजुकेशन क्या करती है? आपके विचारों को और भी ज़्यादा गहरा करती है। तो ये वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस है। किसी दिन वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस के ऊपर एक पूरा वीडियो लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डीपन की। तो डीपन का मतलब है था गहरा करना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इंडिया को एंगेज होना चाहिए। कहीं में एंगेज होना चाहिए? नई गवर्नमेंट जो माले में है। और डीपन करना चाहिए टाइज को, यानी कि अपने संबंधों को गहरा करना चाहिए। टाइटल के अंदर चलते हैं। द मालदीव्स हैज चूजन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मालदीव ने क्या किया है? चूज किया है एक नए लीडर को। रिप्लेसिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब का एनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है रिप्लेस करते हुए। किसको? प्रेसिडेंट इबू सोलिह को। अब देखो यहाँ पे इधर से पढ़ते हैं, यहाँ से इबू सोली से। इबू सोली, प्रेसिडेंट इबू सोली को रिप्लेस करते हुए एक नया लीडर चुना है। इसने मालदीव्स ने नए इलेक्शन में। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमारी क्लोज शुरू हो जाती है एडजेक्टिव क्लोज। कौन सी? इबो सोली के बारे में बात करते हैं। हु, जो, वॉन, जीते थे, बाई लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड तो अगर आपने देखा होगा वो भूस्खलन होता है जो पहाड़ों पे जाते हैं। बट एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है जब कोई सरकार बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से जीतती है, तो उसे बोला जाता है लैंडस्लाइड विक्ट्री। इन 2018 देखो, मालदीव ने नया नेता चुना है रिप्लेस करते हुए अबू सोले को। और अबू सोले के बारे में लिखा गया है हु वॉन बाय लैंडस्लाइड इन 2018, यानी कि जो 2018 में लैंडस्लाइड में जीते थे। ठीक है ना? तो यहाँ पे अबू सोले के बारे में बात की गई। इनको रिप्लेस किया गया है जो पिछली बार 2018 में लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने हासिल की थी। और मालदीव ने अपना नया नेता चुना है। इसके साथ विद मोहम्मद मुइजू के साथ द मेयर ऑफ माले, जो माले के मेयर थे, एंड द चॉइस ऑफ द प्रीवियस रूलिंग पार्टी। और इससे पहले वाली जो इबू सोली से पहले वाली रूलिंग पार्टी थी, शासन करने वाली पार्टी थी, उनकी वो पसंद भी थे। और उस पार्टी का नाम भी लिखा है पीपीएम। यानी कि जो पहले वाली रूलिंग पार्टी थी पीपीएम, जो उनकी चॉइस थे, जो माले के मेयर हैं मोइजू, उनके रूप में उन्होंने क्या चुना है? एक नया नेता चुना है। ठीक। अगर मैं बाकी चीजों को रिप्लेस कर दूं तो पूरा सेंटेंस को आपको एक लिंक दिखाते हैं, कहां से कहां तक लिंक है और एक्स्ट्रा चीजें कैसे करते हैं। सेंटेंस को समझने की कोशिश करें आप। देखो, यहाँ पे उन्होंने लिखा है, देखते हैं। देखिए, मालदीव मालदीव हैज चूसन, मालदीव ने एक नया नेता चुना है, न्यू लीडर चुना है। इसके रूप में चुना है विद मोहम्मद मुइजू, जो मेयर हैं माले के। और प्रीवियस पार्टी पीपीएम के चॉइस थे। और किसे कैसे किया है उन्होंने? प्रेसिडेंट इबू सोले को रिप्लेस करते हुए चुना है, जिन्होंने 2018 में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की थी। मिस्टर मोइजू वॉन सैटरडेज प्रेसिडेंशियल रन ऑफ। मिस्टर मोइजू ने क्या जीता है? जो सैटरडे का प्रेसिडेंशियल रन ऑफ है। रन ऑफ का मतलब जब आमने सामने मुकाबला होता है, जो पॉइंट स्कोरिंग की बात आती है, अक्सर ये गेम्स की टर्म होती है कि कौन कितने पॉइंट स्कोर करता है। तो यहाँ पे सैटरडे का जो प्रेसिडेंशियल रन ऑफ था वो जीता मिस्टर मोइजू ने। दैट फॉलोड एन इनकॉन्क्लूसिव फर्स्ट राउंड, जो बाद में आया था। दैट फॉलोड का मतलब जिसने फॉलो किया था, फॉलो करने वाला बाद में आएगा। किसको फॉलो किया था? इनकॉन्क्लूसिव।
अब देखो किसी चीज को कॉन्क्लूड करना क्या होता है? कॉन्क्लूड करना का मतलब होता है किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, और कॉन्क्लूसिव वो हो जाएगा जो उसने निष्कर्ष निकाला हो। और उसी चीज को क्या बना दिया गया है यहाँ पे? एडजेक्टिव बना दिया गया है इनकॉन्क्लूसिव, यानी कि जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। या हम कहें कि वो चीज कैसी रही? वो चीज अनिर्णित रही, यानी कि उसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया। तो उन्होंने क्या कहा, सैटरडे का प्रेसिडेंस जो रन ऑफ था वो किसने जीता? मिस्टर मोइजू ने जीता। किसके बाद किसको फॉलो किया उस रन ऑफ ने? इनकॉन्क्लूसिव फर्स्ट राउंड, जो पहला राउंड था जो अनिर्णित रहा, इन विच जिसमें जिसमें किसमें? जो फर्स्ट रन ऑफ था उसमें नो कैंडिडेट क्रॉस्ड, किसी भी कैंडिडेट ने क्रॉस नहीं किया था किसको? 50% ऑफ वोट, किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। विनिंग नियरली 54%, और उन्होंने करीब 54% को जीतते हुए इसको किया टू सोल ही 46% इन दिस राउंड। इस राउंड में देखो, ये जो दूसरे बात यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सैटरडे के प्रेसिडेंशियल रन ऑफ की, जो किसने जीता? मिस्टर मोइजू ने जीता। और यहाँ पे लिखा है उसी के बारे में, विनिंग, उसे जीतते हुए नियरली 50% ऑफ टू, यानी कि 50% मिले टू किसके सापेक्ष? साली के 46% इन दिस राउंड, इस राउंड में। और उससे पहले क्या था? तो उससे पहले जो था वो फर्स्ट राउंड इनकॉन्क्लूसिव रहा था, क्योंकि उसमें क्या था, किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिल पाए थे। तो यहाँ पे आप सेंटेंस को फिर से कनेक्ट करके देखें। मिस्टर मोइजू वॉन, मिस्टर मोइजू ने जीता सैटरडे का प्रेसिडेंट्स रन ऑफ। जो प्रेसिडेंशियल रन ऑफ सैटरडे वाला किसके बाद आया था? जिसने फॉलो किया था एक इनकंक्लूसिव, जिसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया था फर्स्ट राउंड का, जिसमें नो कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट ने 50% से ज्यादा वोट क्रॉस नहीं किए थे। विनिंग, जीतते हुए नियरली 54% टू सोली, और सोली के 50%, 54% के, सॉरी 54% वोट विन करते हुए किसने? मोइजू ने। किसके सापेक्ष? टू सोली 46% इन दिस राउंड, यानी कि जो दूसरा साउंड जो राउंड था जिससे निष्कर्ष निकला उसमें मिस्टर सोली के 46% थे, और उसके सापेक्ष जो मिस्टर मोइजू थे उनकी 54% रहे। ठीक। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, क्योंकि ये एडिटर साहब ने चीजें क्यों उठाई है, मालदीव का इलेक्शन है और इस तरह की विक्ट्री हुई है, तो इंडिया को क्या लेना उससे? नहीं, पॉलिटिकली तो लेना होता है, क्योंकि इंडिया जो है एक पावरफुल पड़ोसी है मालदीव का, और चाइना वगैरह को लेके तो एक टेंशन भरी बात तो है। तो इसलिए इंडिया के लिए क्या ब्लैक क्या व्हाइट है उसको देखने की कोशिश की है। आगे देखते हैं। मिस्टर सोलीज इलेक्टोरल लॉस, और मिस्टर सोली का जो ये इलेक्टोरल लॉस है, यानी कि जो चुनाव की हार है, इज बीइंग एट्रीब्यूटेड। ये जो वर्ड होता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज का कारण जब आप किसी को ठहराते हो। जैसे अगर मैं कहूँ ही एट्रीब्यूटेड हिज सक्सेस टू हिज हार्ड वर्क, यानी कि उसने अपनी सक्सेस को एट्रीब्यूट किसे किया? हार्ड वर्क को। यानी कि उसने कहा कि मेरी सक्सेस जो है हार्ड वर्क के कारण आई है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, इस सेंटेंस के अंदर वो क्या बोलते हैं कि मिस्टर सोली का जो इलेक्टोरल लॉस है इज बीइंग एट्रीब्यूटेड, उसका कारण ठहराया जा रहा है किसको? एक तो हैवी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट था। ये एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है? देखो, इनकम्बेंट एक तरह से ये हो जाता है कि जो किसी के ऊपर बोझ या भार होता है, और इसका मतलब पद पे जो आदमी है, पदग्राही जो है, यानी कि जो इस टाइम पद संभाले हुए हैं। तो इनकम्बेंट वो है जो इस टाइम पद पे बैठा है। और एंटी इनकम्बेंसी का मतलब क्या हो जाएगा? उसके विरुद्ध, जो सेंटिमेंट का मतलब भावना है। तो एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सरकार के विरुद्ध जो भावना होती है। कई बार ये पॉलिटिकल वर्ल्ड में कहा जाता है कि अगर सरकार कोई पार्टी जो है ज्यादा दिन सरकार में रह जाए तो एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है इसके खिलाफ, यानी कि सरकार विरोधी लहर बनती है और लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं। तो इसका मिस्टर सोलित की जो इलेक्टोरल लॉस है उसका कारण किसे ठहराया गया है? एक तो हैवी एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट था, एंड कंसर्न, और कुछ चिंताएं थी ओवर द पोस्ट कोविड 19 इकोनॉमी। जो पोस्ट कोविड 19 इकोनॉमी थी, यानी कि जो कोविड काल रहा उसके बाद अर्थव्यवस्था को लेकर जो चिंताएं रही, इसका कारण उसको भी ठहराया गया है। दैट इज डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रही है? टूरिज्म के ऊपर। तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी को इसका कारण ठहराया जा रहा है, दूसरा क्या कहा गया? टूरिज्म के ऊपर जो डिपेंडेंसी है मालदीव की इकोनॉमी की,
कोविड-19 के बाद उससे जुड़ी हुई चिंताएँ और एक जो रिफ्ट है, रिफ्ट का मतलब एक तरह से दरार, एक तरह से टूटन जो है विद इन सोलिड्स पार्टी, जो सोली की पार्टी है जो है, जिसका नाम एमडीपी है, उसके अंदर की दरार और किसके कारण? ड्यू टू रप्चर और वो जो उनके भीतर घात हुई है, वो एक रप्चर के कारण हुई है। और रप्चर का मतलब क्या होता है? वो भी एक तरह से टूटना ही होता है किसी चीज़ का। जो एक टूटना हुआ है, टूटन आई है इन हिज़ ओल्ड फ्रेंडशिप, उनकी जो पुरानी मित्रता थी, किसके साथ? फॉर्मर प्रेज़िडेंट मोहम्मद नाशिद के साथ। तो कई सारे कारण ज़िम्मेदार हैं। कौन-कौन से कारण ज़िम्मेदार हैं उनकी हार के? एक तो एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट रहा, दूसरे कुछ चिंताएँ रहीं, कोविड के बाद जो टूरिज़्म डिपेंडेंट इकोनॉमी है और फिर सोली की पार्टी एमडीपी जो है उसके अंदर भी दरार आई और उस दरार का मेन कारण क्या था? जो एक रप्चर आया, जो एक टूटन पैदा हुई, उनकी जो पुरानी फ्रेंडशिप थी, जो पिछले प्रेज़िडेंट मोहम्मद नाशिद थे उसके साथ एज़ वेल। ये सारे कारण तो ज़िम्मेदार थे ही, साथ ही साथ एज़ कंसर्न्स कुछ चिंताएँ भी थी ओवर सोवरेनिटी और सोवरेनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के, जैसे हमने कहा सोवरेन, ये सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति जो होती है, सर्वोच्च। तो सोवरेनिटी का मतलब जो राजनीति में हम लगाते हैं, उसको बोलते हैं संप्रभुता। यानी कि अ, जैसे इंडिया है, वो संप्रभु कंट्री है, यानी कि हम किसी दूसरे के देश के अंडर काम नहीं करते या हम कहीं से ऑर्डर नहीं लेते हैं, हम अपने मालिक खुद हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं, तो हम संप्रभु राष्ट्र हैं। तो मालदीव में क्या हुआ था? इसी संप्रभुता को लेके भी कुछ चिंताएँ थी वहाँ पे, यानी कि सोवरेनिटी का इश्यू था। और इस जो संप्रभुता का इश्यू था, ये व्हिप अप किया गया था, यानी कि इसे बल दिया गया था, इसे हवा दी गई थी। अगर हम व्हिप की बात करें, व्हिप, व्हिप का मतलब क्या होता है? व्हिप का मतलब एक कोड़ा भी होता है, जैसे कोई घोड़े वगैरह को मार के उसे चलाया जाता है, उसे गति दी जाती है। यानी कि इस वाले इश्यू को मुद्दा बनाया गया था, व्हिप अप किया गया था, सामने लाया गया था या उसे बल प्रदान किया गया था, किसके द्वारा? बाय मिस्टर मिज़ुज़ुज़ पीपीएम, मिस्टर मिज़ुज़ु की जो पीपीएम पार्टी थी, उसके द्वारा, यानी कि उन्होंने कुछ कहा था कि मालदीव की संप्रभुता को खतरा है। दैट इज बिहाइंड एन इंडिया आउट कैंपेन। और जो इंडिया आउट कैंपेन के पीछे थे, तो जो मिस्टर मिजुजू की जो पार्टी है आरपीएम, सॉरी जो पीपीएम है, वो क्या थी? इंडिया आउट कैंपेन का हिस्सा रही टू आउस्ट इंडिया मिलिट्री पर्सनल। जो इंडिया के जो मिलिट्री पर्सनल है वहां पे मालदीव में तैनात, उनको बाहर करने के पक्ष में थी। और जो पीपीएम के चीफ हैं और जो फॉर्मर मालदीव के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यामीन, द चीफ आर्किटेक्ट, वो मुख्य निर्माता रहे। आर्किटेक्ट भवन निर्माता को बोलते हैं, पर ये जो इंडिया के अगेंस्ट मूवमेंट चला, उसके जो मुख्य निर्माता थे वो, ऑफ दैट कैंपेन, इस कैंपेन के, एंड सर्विंग इन जेल, जो जेल में सर्व कर रहे हैं अपनी टर्म, अपना कार्यकाल 11 साल का। तो ये सब क्या है? ये जो है उसके जिम्मेदार रहे, यानी कि मिस्टर साले की, उसके और जो हार के, और जो इन्होंने कहा है जो सोवरेनिटी का मुद्दा था, वो क्या था? वो मिस्टर इसकी मोइज़ू की पार्टी ने उठाया था, जो फिलहाल इलेक्ट हुए हैं। इंडिया के मिलिट्री पर्सनल को बाहर निकालने के कारण, इंडिया आउट की नीति के कारण उन्होंने ये उस चीज़ को गति दी थी। और फिलहाल और जो मुख्य आर्किटेक्ट थे इसके, वो थे अब्दुल्ला यामीन, जो अब अपने 11 साल की सज़ा को टर्म को पूरा कर रहे हैं। तो ये क्या था? वाज़ ओपनली एट ऑड्स, वो विरोध में थे। किसके? विद इंडिया, इंडिया के साथ ड्यूरिंग हिज टेन्योर। उनका जो टेन्योर होता है, यानी कि जो उनका कार्यकाल था अपना प्रेसिडेंशियल, उसको उसमें क्या रहे वो? वो इंडिया के खिलाफ ही थे। और ही हैड पेव्ड द वे, उन्होंने क्या किया? एक रास्ता तैयार किया। देखो, किसी चीज़ का रास्ता तैयार करने के लिए या रास्ता बनाने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पेव ए वे, रास्ता तैयार करना। ओरिजिनली ये पेव किसे बोला जाता है? जैसे अक्सर आपने देखा होगा, इंग्लिश में बोल देते हैं पेवमेंट। पेवमेंट का मतलब हिंदी में हम लगाते हैं पगडंडी। अब पगडंडी में कोई हम वहाँ पे पक्की सड़कें तो नहीं होती हैं। तो पेव का मतलब होता है जब सड़क, पक्का सड़क बनने से पहले हम रोड़ी पत्थर डाल के उसको सड़क बनाने के लिए एक थोड़ा-सा रास्ता तैयार कर देते हैं, तो उसको पेव करना बोला जाता है। तो यहाँ पे इस अर्थ में हम इसका लगाएँगे कि उन्होंने रास्ता तैयार किया था, कहें का? फॉर ए फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार का एग्रीमेंट, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था विद चाइना ने। तो इससे पहले जो वो थे, क्या नाम? ये जो मिस्टर मोजूजी की पार्टी के थे और अब्दुल्ला यामीन जो थे, जो चीफ आर्किटेक्ट रहे, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक फ्री ट्रेड का मुद्दा साइन किया था, किसके साथ? चाइना के साथ, एंड लोन्स, और लोन भी लिए थे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो
आंतरिक निर्माण है चाइना के अंदर, जो उसके मालदीव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। और इसको दैट जिसको यानी कि जो लोन लिए थे और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था चाइना के साथ, उस टाइम जो अपोजिशन था सेड, उसने अपोजिशन ने कहा था कि हैड लेड, ये चीज लेके गई थी, उसने लीड किया था किसको, मालदीव को, किधर को, इनटू ए डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब जैसे हम बोलते हैं DEBT, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर बीटी का कॉम्बिनेशन होता है तो बीटी वहां पे साइलेंट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेट। डेट का मतलब कर्ज, और ट्रैप का मतलब क्या होता है, किसी को फंसाने के लिए जो जाल तैयार किया गया था। तो सीधी सी बात है, उन्होंने कहा था विपक्ष ने कि कर्ज के जाल में फंस गया है मालदीव। तो क्या था, और मिस्टर सोली टर्न्ड द मालदीव्स इंटरनेशनल कंपास। और मिस्टर साली जब आए सत्ता में, जो अब हारे हैं, तो उन्होंने क्या किया था, इंटरनेशनल कंपास टर्न कर दिया था, यानी कि दिशा बदल दी थी किसकी, कमिटिंग पब्लिकली। और उन्होंने कमिट किया था पब्लिकली, यानी कि पब्लिकली स्वीकार किया था टू एन इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को। यानी कि जो मिस्टर साली हारे हैं वो थे इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के, और जो अब सरकार वहां पे आई है वो इंडिया आउट पॉलिसी पे काम करती है। तो यानी कि जो नई सरकार है उसके बारे में इंडिया ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोच सकता है, क्योंकि उसके जो वो नेता है जो पहले से ही अपने टेन्योर के दौरान क्या रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट रहे हैं। तो यहाँ पे चिंता का मुद्दा जरूर इंडिया के लिए बनता है, और एडिटर साहब ने एक सही मुद्दे पे आज बात करने की कोशिश की है। एस क्योंकि न्यू दिल्ली अंडरटुक मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। नई दिल्ली, अब वो मिस्टर साली जो हैं वो क्यों थे इंडिया के पक्ष में, क्योंकि न्यू दिल्ली अंडरटुक, नई दिल्ली ने क्या किए थे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पे असिस्टेड किए थे इन द मालदीव्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक के दौरान असिस्ट करने का मतलब क्या है, इंडिया ने काफी ज्यादा सहायता की थी वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे कोविड के दौरान। एंड हेल्प इट, और मालदीव की मदद की थी ड्यूरिंग द कैंपेन टू हैव मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। और इंडिया ने क्या किया था, तो मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद थे उनको इलेक्ट कराने में मदद की थी प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में। एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द सोली मुइजो रन ऑफ, जो सोली और मुइजो का जो रन ऑफ था, यानी कि जो इनका अभी मुकाबला हुआ है इलेक्शन में, वॉज बिल्ड एज एन इंडिया वर्सेस चाइना कॉन्टेक्स्ट। उसे बिल किया गया। बिल करने का मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कोई पर्चे वगैरह लहराए जाते हैं, जैसे कहीं भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा हो तो बिल्स लहराते हैं लोग, कुछ पे लिखा होता है इंडिया, कुछ पे लिखा होता है पाकिस्तान। तो उन्होंने क्या किया है, जो सोली और मुइजू का जो रन ऑफ था अभी इलेक्शन में, उसको क्या करके बिल किया है, इंडिया वर्सेस चाइना, जैसे भारत और चाइना का मुकाबला हो। क्योंकि मिस्टर सोली जो हारे हैं वो कौन थे, वो इंडिया के पक्ष में है, और जो मिस्टर मुइजू हैं वो इंडिया को आउट करना चाहते हैं और चाइना के फेवर में है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो उन्होंने ऐसे बिल किया जैसे इंडिया चाइना का कॉन्टेक्स्ट हो, बाय द कमेंटेटर्स। कमेंटेटर्स जो हैं उसको इंडिया और चाइना का मुकाबला बता रहे थे। और कमेंटेटर्स के बारे में क्या बात की है, हु हैव सोट, जो तलाश कर रहे थे, टू पोर्टे, पोर्ट्रे का मतलब दिखाने की, चित्रित करने की, द रिजल्ट, इस रिजल्ट को, एज ए सेटबैक फॉर इंडिया। और ये सेटबैक का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को कोई सेटबैक लगता है, यानी कि कोई झटका। झटका का मतलब जैसे कोई बहुत ज्यादा सफलता की आस में हो और उसे एक सेटबैक लग जाए, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो वो जो कमेंटेटर्स हैं वो इस मुकाबले को इंडिया वर्सेस चाइना एक कॉन्टेक्स्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और चूंकि चाइना के फेवर वाले लोग जो हैं इस टाइम इलेक्ट हुए हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। चलो आगे चलते हैं। सिचुएशन तो आप समझ ही चुके होंगे क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अमंग द फर्स्ट, वो पहले लोगों में से थे हु कॉन्ग्रेचुलेट प्रेसिडेंट इलेक्ट मुइजू, जिन्होंने प्रेसिडेंट के जो इलेक्ट बंदा है मुइजू, उसे सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया सोशल मीडिया के ऊपर। न्यू दिल्ली मस्ट अवॉइड, और न्यू दिल्ली को अवॉइड करना चाहिए, ये एडिटर साहब की राय है, न्यू दिल्ली को अवॉइड करना चाहिए द इम्प्रेशन, ये प्रभाव, दैट इट हैज फेवरेट्स, कि इंडिया के कुछ फेवरेट्स हैं विद इन द मालदीवियन पॉलिटिक्स में। तो इंडिया को ये नहीं दिखाना चाहिए कि वो किसी एक पार्टी के पक्ष में है, नहीं है। तो क्योंकि वहां के इलेक्शन हुए हैं, पब्लिक के ने चुना है उनको, तो इसलिए इंडिया को ये नहीं दिखाना चाहिए कि वो किसी के पक्ष में है, तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना बनता है। द बॉल इज नाउ इन मिस्टर मुइजूज कोर्ट, बॉल जो है अब मिस्टर मुइजू के कोर्ट में है, टू टेक अप द प्रॉमिस, कि वो अपना वादा निभाए, ऑफ कीपिंग इंडिया मालदीव टाइज क्लोज,
कहे का वायदा, इंडिया और मालदीव के टाइज को क्लोज रखने का। ही हैज नॉट हिमसेल्फ क्रिटिसाइज, और ही हैज नॉट हिमसेल्फ क्रिटिसाइज, उन्होंने खुद क्रिटिसाइज नहीं किया है। हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया है इंडिया को इन द वे, उस तरीके से हिज पार्टी हैज, मींस हिज पार्टी हैज क्रिटिसाइज जैसे उनकी पार्टी ने क्रिटिसाइज किया है। तो किसी के पक्ष में बोल होने का, कोर्ट में होने का मतलब क्या है? अब ये किसी के बॉल कोर्ट में होने का दूसरे के मतलब ये है कि भाई हमने अपनी तरफ से एफर्ट लगा दिया, अब आपकी मर्जी है आप उस पे क्या रिएक्शन देते हो, ठीक? ये वाली चीज़। जैसे अगर मैं कैटरीना कैफ को बोल दूँ आई लव यू और कह के मैं चुप हो जाऊँ, तो अब बॉल उसके कोर्ट में है कि भाई वो मुझे बुला के मुझे अपने गुंडे भेज के पिटवाती है, या आई लव यू का जवाब पॉजिटिवली आई लव यू से देती है, तो द बॉल इज़ नाउ इन हर कोर्ट, है ना? वैसे तो मैं छोटा मुँह बड़ी बात कर गया, हाँ, कैटरीना कहाँ मैं, पर फिर भी चलो, छोटे मुँह से भी अगर आप बात समझ जाएँ तो बात तो सेंटेंस को समझने की है। तो वो क्या बोलते हैं, मालदीव टाइज़ तो उन अब बॉल जो है मिस्टर मुइज़ू के पाले में है कि वो क्या अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं इंडिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो क्या करते हैं अमंग हिज टास्क्स, उसके टास्क्स के बीच में, अमंग हिज टास्क का मतलब उसके जो टास्क हैं, यानी कि मिस्टर मुइज़ू हैं उनके सामने जो टास्क होंगे अपने देश के लिए, जो लक्ष्य होंगे उनके बीच में क्या होगा, वुड बी शोरिंग अप, शोर अप करना होगा द मालदीवियन इकोनॉमी को। शोर का मतलब एक किनारा होता है, तट, जैसे बोल देते हैं ना सी शोर, तो शोर अप का मतलब किनारे ले जाना, यानी कि एक सुरक्षित जगह पे पहुंचाना, यानी कि मालदीवियन इकोनॉमी को मतलब तरक्की की तरफ ले जाना, सुरक्षित बनाने की तरफ ले जाना उनका लक्ष्य एक होगा, उनके लक्ष्यों में से एक होगा। एज क्योंकि डेट्स रिपेमेंट, जो कर्ज का रिपेमेंट है, कर्ज लिया है वो वापस करना है, तो डेट रिपेमेंट कम ड्यू, यानी कि जो कर्ज का रिपेमेंट है वो ड्यू है उनके ऊपर, यानी कि कर्ज का जो रिपेमेंट है वो नहीं किया गया है। एंड टेकिंग लेसन्स, और उनका लक्ष्य, एक लक्ष्य होगा लेसन लेना फ्रॉम इवेंट्स, घटना से, कौन सी घटना से, इन द नेबरहुड, जो उनके पड़ोस में हुई है, सच एज श्रीलंकास हैंडलिंग, जैसे कि श्रीलंका का हैंडलिंग हुआ है, श्रीलंका ने हैंडल किया है ऑफ इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, अपने आर्थिक संकट से, तो वहां से उन्हें कुछ सीखना होगा। इट रिमेन्स टू बी सीन, इट का मतलब ये वाली चीज, रिमेन्स बाकी रह जाती है, टू बी होना, सीन देखी हुई, तो इसका पूरा मतलब मिलके बनता है कि ये देखना बाकी रह जाता है, वेदर क्या, ही विल एंश्योर, वो पक्का करेंगे, द रिलीजेस ऑफ मिस्टर यामीन, यानी कि क्या वो मिस्टर यामीन को रिलीज कराएंगे जो जेल में है, अभी हमने पीछे बात की थी ना। एंड व्हाट, और वो कौन सी चीज है, कंट्रोल्स, व्हाट कंट्रोल, और कौन सा नियंत्रण जो है, द प्रीवियस प्रेसिडेंट, यानी कि कौन सा नियंत्रण जो है पिछले प्रेसिडेंट जो है विल हैव, यानी कि इसका मतलब है व्हाट कंट्रोल, आपका क्वेश्चन वर्ड बना कि कौन सा प्रभाव जो है ये जो पिछले प्रेसिडेंट है मिस्टर यामीन विल हैव, वो रखेंगे ओवर द न्यू गवर्नमेंट पर, तो ये देखना हमारा यहाँ पर बाकी रह जाता। तो व्हाट कंट्रोल्स द प्रीवियस प्रेसिडेंट विल हैव ओवर द न्यू। यहाँ पे देखते हैं नई नई गवर्नमेंट के ऊपर, मिस्टर मुइजू विल हैव टू प्रिसाइड, और मिस्टर मुइजू को क्या करना है, प्रिसाइड करना है, यानी कि अध्यक्ष बनना है, सभापतित्व करना है ओवर एन अपकमिंग रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है एक जनमत संग्रह, यानी कि एक जनमत संग्रह की अध्यक्षता करनी है उन्हें, रेफरेंडम वोट को, विच मिस्टर नाशिद हैज पुश्ड फॉर, जिसके लिए मिस्टर नाशिद ने पुश फॉर किया था, यानी कि एक बल दिया था, जोर लगाया था, टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर द मालदीव्स विल रिवर्ट, कि रिवर्ट का मतलब होता है वापस आ जाना, क्या मालदीव वापस आएगा टू ए पार्लियामेंट्री सिस्टम रादर देन द प्रेसिडेंशियल वन की तरफ। तो एक उनका मतलब यह है कि उनको एक जनमत संग्रह को भी प्रेजी वो करना है, प्रिसाइड करना है, और वो जनमत संग्रह इस बात पे होगा कि मालदीव क्या रिवर्ट करे पार्लियामेंट्री सिस्टम पे या फिर प्रेसिडेंशियल वे पे रहे। गिवन, गिवन का मतलब जो फिलहाल की स्थिति है वो क्या है, गिवन इट्स लोकेशन इन द इंडियन ओशन, यानी कि अगर हम भारतीय इंडियन ओशन में इसमें
इंडियन ओशन जिसे हम बोलते हैं हिंद महासागर में, अगर हम उसकी लोकेशन को देखें मालदीव की, अलोंग की शिपिंग रूट्स, वो किधर पड़ता है? वो की शिपिंग रूट जो है, यानी कि जो सबसे मुख्य जो शिपिंग रूट है, यानी कि समुद्री जहाजों से माल ढोने वाला जो रूट है, उसके साथ पड़ता है। तो मिस्टर मुइज़ू विल हैव टू बैलेंस, तो मिस्टर मुइज़ू को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा किसको? ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विद इंडिया। अब इंडिया के साथ भी रणनीतिक इंटरेस्ट को उसे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक शिपिंग रूट है, वहाँ पे सारी दुनिया के शिप जाते हैं और वहाँ पे चाइना लेके टेंशन खड़ी करता है साउथ चाइना सी में। तो इसलिए उन्हें बैलेंस करने पड़ेंगे अपने रिश्ते किसके साथ? इंडिया के साथ भी, व्हिच इज़ द क्लोजेस्ट, सो सबसे नज़दीकी एंड मोस्ट पावरफुल नेबर है इसका मालदीव का। व्हाइल जबकि अ व्हाइल एंगेजिंग चाइना, जबकि क्या करेंगे वो? व्हाइल एंगेजिंग चाइना, जबकि चाइना को एंगेज करना पड़ेगा एंड द यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट को भी उसको एंगेज करना पड़ेगा। द कीनली वॉच डेवलपमेंट्स देयर दैट, यानी कि ये जो लोग हैं कौन? चाइना और यूनाइटेड स्टेट, वो क्या करते हैं? कीनली, बहुत ही उत्सुकता से वॉच करते हैं डेवलपमेंट वहाँ पर, यानी कि वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, तो इंडिया को भी बैलेंस करना पड़ेगा और उधर इन दोनों को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही की शिपिंग रूट के अलोंग पड़ता है मालदीव जो है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दैट नाइदर दिल्ली, ना तो दिल्ली, नॉर माले, और ना ही माले व्यू, वो देखें दीज इंटरेस्ट, इन इंटरेस्ट को थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म का मतलब यहाँ शीशा मान सकते हैं, ऑफ जीरो सम गेम, यानी कि दिल्ली और माले जो हैं, इस गेम को जो वहाँ पे सत्ता की बदल का गेम हुआ है, उसे जीरो सम गेम के रूप में ना देखें। अब व्हाट इज़ दैट जीरो सम गेम? ये जीरो सम गेम ये होता है, जैसे जब हम कोई एक गेम ऐसा खेलें जिसमें जितने भी, इस आदमी ने पैसा लगाया, इसने पैसा लगाया, तो ये सारा लाभ जो ले गया और इसके बदले में सारा नुकसान दूसरे को मिला। तो यानी कि ये ऐसा गेम नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री को सारे लाभ मिले और दूसरे को बिल्कुल नुकसान हो। तो वो कोई भी इस गेम में नहीं जाना चाहेगा, एज़ दैट हैज़ लेड टू टेंशन, एज़ क्योंकि दैट ये वाली जो चीज़ है हैज़ लेड लेकर गई है टू टेंशन किधर को? टेंशन की तरफ को, बिटवीन देम इन द पास्ट, क्योंकि ये चीज़ जो है ये पास्ट में भारत और मालदीव के रिश्ते को किधर को लेकर गई है? टेंशन लेके गई है। तो मालदीव में जो पॉलिटिकल उथल-पुथल है, जो वहाँ पे सरकार का सत्ता परिवर्तन है, उसमें इंडिया पे क्या प्रभाव होगा? इंडिया का क्या कदम होना चाहिए? तो ये कुछ चिंताएँ हमारे एडिटर साहब ने उठाई हैं। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही, बाकी कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं नेक्स्ट उसमें। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।